हड हराम नकम्मी कहाँ दफा हो गई थी सुबह सवेरे। पीछे जो इतना काम फैला पड़ा था वो तेरा बाप आकर करेगा कब्र से उठकर। हाँ, लंबी झाड़ू उठाए शादा पीछे, असमी आगे आगे। चारपाइयों के गिर्द घूम घूम कर इसने शादा का दिमाग चकरा कर रख दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत फिर भी न हारी। देर हो रही है वरना इस नई एड़ी वाली जूती से तेरी चमड़ी उधेड़ती। ऊंची हील वाली जूती पहने खालदा ने खूंखार नज़र अपना बचाव करती असमी पर डाली और देवरी पार कर गई। असमी कभी चारपाई पर तो कभी दरख्त पर चढ़ जाती। शादा का वार खाली जाता। मेरा बाप तेरा भी तो कुछ लगता है। अरे मर गया मरदूद, पीछे तो जैसी झोंक छोड़ गया मेरा खून चूसने के लिए। शादा ने खींच कर झाड़ू इसकी तरफ उछाली थी। असमी झुकाई दे गई तो अब्बा के साथ मुझे भी कब्र में उतार देती। गलती होगी, ऐसा ही करना था मैंने। शादा ने चप्पल डोई डंडा एक एक करके जो हाथ लगा इसे दे मारा। आखिर में चिमटा उछाला जो जोर से असमी की कमर पर आकर लगा। अम्मा रख के 2-4 चपेड़े और लगा दें इसके मुंह पर। अनाड़ी पान से अंडा तलते हुए अपना हाथ जला बैठने वाली तबस्सुम के दिल को इसकी कराह सुनकर बड़ा सुकून मिला था। बस कर दे शादा, और कितना हल्कान होगी। दादी का कमज़ोर वजूद कभी असमी के लिए ढाल नहीं बन सका था, लेकिन वो मुसलसल इसे रोकने के जतन किए जाती। शादा थक हार कर हांफती कांपती चारपाई पर बैठ गई। थोड़े फासले पर बिखरे बाल, उलझी सांसें हमवार करती असमी ज़मीन पर अकड़ूं बैठी थी। शादा ने खा जाने वाली निगाहों से इसे देखा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। वो सामने रहती तो गुस्सा यूं ही उमड़ उमड़ कर बाहर निकलता रहता। कितना समझाती हूँ तुझे, मत गुस्सा दिलाया कर, इसे 2-4 काम ही तो करने होते हैं, इनके कुछ कहने से पहले ही कर दिया कर। दादी ने तासुफ से इसका चेहरा पड़ता देखा। सांस अभी भी बुरी तरह फूल रहा था। मैं इन सब की गुलाम बनकर हाथ बांध कर भी खड़ी हो जाऊं, फिर भी ये कभी मुझसे राज़ी नहीं होंगे। मैं इनकी कभी सगी नहीं बन सकती, हमेशा सुतीली ही रहूंगी। दादी निगाह चुरा गई। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है, मार खा लूंगी पर इनकी अब एक नहीं मानूंगी। हलक में कुछ नमकीन सा घुला था, इसने नफरत से ज़मीन पर थूक दिया। बीजान ने अपने इरादे को अमली जामे पहनाने में बिल्कुल देर नहीं की थी। आनन फानन शादी की तरह तय कर दी थी। दोनों हवेलियों में शादी के शादियाने बज उठे थे। मैं इस उम्र में रसवा नहीं होना चाहती मीर मोहम्मद। क्या क्या तुम चाहोगे तुम्हारी माँ उम्र भर अपने भाई के सामने सर ना उठा सके? और टूटे बटन खोले गिरेबान वाले मीर मोहम्मद ने आगे होकर माँ के घुटनों पर दोनों हाथ रख दिए। वो जंगलों के खाक छानने निकल जाता, लेकिन इसकी जुस्तजू, इसकी तलाश बेसुध रही। इसे वो कभी कहीं दिखाई नहीं दी जिसे वो उम्र भर देखना चाहता था। और फिर एक दिन ज़ेब हशमत अली ज़ेब मीर मोहम्मद बनकर इसकी हवेली में आ गई। मेहरान शाह में एक अरसे तक इसकी शादी का चर्चा हुआ था, जिसकी रस्मों पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था। हर खास आम के लिए दावत आम का ऐसा शानदार इंतजाम किया था कि मेहरान शाह के मकीनों की ज़बानों पर एक अरसा तक इसका जायका मौजूद रहा था। बीजा ने अपना सारा ख़ानदानी ज़ेवर ज़ेब को चढ़ाकर इसे हकीकतन सोने में तोल दिया था। रुखसती के बाद की रस्मों के बाद ज़ेब को इसके कमरे में पहुंचा दिया गया था। ज़ेब अपने सुनहरी पलकों की झालर उठाए किसी पुजारन की तरह अपने देवता को देखती रही। इसकी सदियों से प्यासी आंखें आज जी भर के सैराब होना चाहती थी। अंदर की तशनगी ने इस जैसे जलते सहरा को भी मात दे दी। मीर मोहम्मद को आज भी इसके वजूद से उलझन होने लगी थी। इधर उधर हाथ मारता वो गालबन कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ तो रखे थे, अब कहाँ चले गए? इसने झुंझलाकर जोर से साइड टेबल की दराज बंद की। ज़ेब जैसे किसी ट्रांस से जागी। क्या नहीं मिल रहा मीर? मुसलिन गायें उस पर जमाई पूछ रही थी। बीजा ने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए कुछ दिया था, शायद कंगन थे, मैंने यहीं कहीं दराज में ही रखे थे, अब मिल के नहीं दे रहे। इसके अंदाज में परेशानी और तफक्कर से ज़्यादा बेजारी थी। वैसे मुंह दिखाई तो हो ही गई है मीर, इन्हें ख्याल इनकी अब ज़रूरत है। तुम्हें अगर वो इस वक्त लाजमी चाहिए तो मैं जाकर बीजान से पूछूं, शायद उन्होंने कहीं उठा कर रख दिए हों। ज़ेब हैरत से सर उठाए इसे देख और सुन रही थी। ये वो मेरा मीर तो नहीं था जिसे वो अपने दिल की संगार सन पर बिठाई बरसों से पूजती चली आई थी। बोलो ज़ेब, वो इसके सर पर खड़ा पूछ रहा था। ज़ेब ने अस्की से नफ़े में सर हिलाया। इसे अब वाकई इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। मीर मोहम्मद
गहरी सांस अपने अंदर उतारता इसके सामने बैठ गया। चलो शुक्र है तुमने इस बात को अना का मसला नहीं बनाया, वरना मुझे डर था कि आज की रात वो गुमशुदा कंगन ढूंढने में ही गुजर जाए। जेब के अंदर जैसे कुछ जल कर राख हुआ था। इसे मीर के अंदाज में अपने लिए ना वो गर्मजोशी नजर आई थी, ना इल्तफात, ना मोहब्बत। तो फिर वो सब क्या था जो बी जान इसे बताती रही थी? मीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुमसे मिलने को दिन गिनता है। कहाँ गई वो बेकरारी, वो मोहब्बत? हिजर वसल में बदल गया था। तो फिर वो इसकी शाम ने जान महकाने में क्यों नाकाम रहा? आज तो इसकी मोहब्बत में फूल फूल भीगना था, लेकिन वो इसके करीब होते भी जैसे सदियों की मुसाफत पर खड़ा था। इतने दूर के जेब इसे छू तो सकती थी, महसूस नहीं कर सकती थी। बाहर रात कतरा कतरा भीग रही थी, जेब अंदर ही अंदर सुख लगती रही। अम्मा मेरी सैंडल नहीं मिल रही जो मैं शब्बों की शादी पर पहन कर गई थी। पेटी के नीचे रखी थी, अभी जाकर देखा तो खाली डब्बा उंधा पड़ा था, सैंडल गायब है। खालदा रूहान से लहजे में बोलती माँ के पास आई थी, जो चूल्हे पर देखती चढ़ा के जोर जोर से डोई घुमा रही थी। शाम गहरी होने को थी और ऊपर से आसमान को काले घंघोर बादलों ने ढक लिया था। लग रहा है अब बूंदें पड़ें कि अब तब पड़ी हो गई कहीं अंदर। शादा ने जल्दी हाथ चलाते जवाब दिया। मीना बरसने से पहले ही चूल्हा समेटना चाह रही थी। नहीं है अंदर, मैंने पूरा कमरा छान मारा है। सुबह शगुफ्ता की आपा के ससुराल वाले आ रहे हैं, निकाह की तारीख रखने इसने मुझे खास तौर पर बुलाया है। सोचा था सब सितारों वाले जोड़े के साथ यही सैंडल पहन कर जाऊंगी। खालदा की दर्जन भर सहेलियां थी, ऊपर से वो पहने ओढ़ने की हद शौकीन थी। कोई भी छोटा बड़ा मौका हो वो अपने शौक की भरपूर तस्कीन करती। मेरा दिमाग खराब मत करो खालदा, देख नहीं रही कितना काम फैला पड़ा है, और यस्मी फिर कहीं दफान हो गई है। इससे जाकर कहें कि अगर मगरब से पहले रोटियां ना पकाएं तो फिर आज की रात पेट पर पत्थर बांध कर ही सोना। खाना लेने बर्ची खाने की तरफ मुंह मत करना, दफा करें अस्मी को, मुझे नहीं लगना। इसका मुंह खालदा चेहरे के जाविये बिगाड़ती वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। बर्ची खाने में रोटियां पकाती अस्मी के देखकर शादा लहजे भर के लिए टटकी, फिर सालन की देचकी अंदर रखने आई थी। अस्मी ने रोटियां पकाकर हाथ पाट में लपेट कर रखी तो उल्टा और बना इसकी तरफ देख के बर्ची खाने से बाहर निकल आई। बाहर तड़ातड़ बूंदें गिरना शुरू हो गई थी। अस्मी भागते हुए अपने और दादी के कमरे में चली गई। बाहर अब बादल जोर जोर से गरज रहे थे, मूसलाधार बारिश हो रही थी। अख्तर पर नाले से पानी नहीं गिर रहा, आगे कुछ आ गया है। जल्दी से छत पर चढ़कर देख, वरना थोड़ी ही देर में कमरे की छत छलनी की तरह टपकने लगेगी। शादा कमरे के दरवाजे पर खड़ी चला रही थी। सामने छप्पर के नीचे रखी चारपाई पर लेटा अख्तर उठ खड़ा हुआ, सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ा और नाले के मुंह पर आए खालदा के दोनों सैंडल उठा कर नीचे सेन में उछाल दिए। पर नाले से चंद चंद पानी गिरने लगा था। हाय अल्लाह मेरे सैंडल! बारिश की बुछाड़ की परवाह किए बगैर खालदा ने भागते हुए जाकर अपने सैंडल उठाए। पानी में मुसलसल भीगने की वजह से वह पहनने के लायक नहीं रहे थे। अस्मी तेरा कख न रहे। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो जान गई ये काम अस्मी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। अस्मी के मुंह पर सैंडल खींच कर मारेगी। अंदर दादी के साथ चारपाई पर लेटी अस्मी ने करवट बदलते सुकून से आंखें बंद कर ली थीं। अगली सुबह भी जान ने अपने खानदानी पाजेब इसके पैरों में पहनाई, जिस पर बेशुमार नन्हे मुन्ने हीरे जड़े थे। सहरी से नीचे कारपेट पर पाँव रखे तो सोने के नन्हे मुन्ने घुंघरुओं ने जैसे इसके खूबसूरत पाँव का बोसा लिया था। तुम्हारी कलाइयाँ क्यों सोनी हैं जेब? सोनापन तो इसकी मांग, इसके दिल, इसकी आंखों से भी झलक रहा था, लेकिन बीजान को इस वक्त इसके सिर्फ सोनी कलाइयाँ ही नजर आई थी। मीर मोहम्मद ने तुम्हें मुंह दिखाई में कंगन नहीं पहनाए, दो इसको मिल नहीं रहे थे, कहीं रख कर भूल गया शायद। जेब सादा लहजे में गोया ही इसके अल्फाज और अंदाज में न शिकवा था न शिकायत। बीजान ने फिर भी ठटक कर इसका चेहरा देखा, जो उसके अंदरूनी हाल की पूरी कहानी सुना रहा था। उन्होंने बेसाख्ता निगाह जगाई। इतना लापरवाह तो नहीं था मीर मोहम्मद, हर बार हमारा अंदाजा दुरुस्त हो ये लाजमी तो नहीं। बीजान ने फौरन खुद को संभाला। आ जाए मेरे सामने, अभी इसके कान खींचती हूँ मैं, कुछ देर आराम कर लूँ। बीजान जेब सहूलत से कहती उठ खड़ी हुई थी। सब कुछ एकदम अजनबी सा लगने लगा था। वो बहुत कम सीन थी जब बीजान ने इसके दिल की सरजमीन पर मीर मोहम्मद की मोहब्बत का बीज बोया। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने इस पौधे की मुसलसल आबियारी करके इसे एक तनावर दरख्त बना दिया था, लेकिन इसकी जड़ें अंदर से बहुत खोखली थी। यह जेब गुज़श्ता रात ही जान पाई थी। वो बीजान से पूछना चाहती थी वो क्यों इसके जज्बात के साथ खेलती रही, क्यों झूठी उम्मीद और खुशफहमी के जुनून
اس کی مٹھی میں تھماتی رہیں۔ کیوں اسے اس راہ کا مسافر بنایا جس راہ پر میر محمد اس کے ہم قدم کبھی تھا ہی نہیں؟ آخر کیوں؟ لیکن وہ چپ رہی۔ اسے ابھی چپ ہی رہنا تھا۔ محبت تو تھی یک طرفہ ہی سہی۔ رات بھر برسنے والے بادلوں نے صبح ہلکا پھلکا ہونے کے بعد رخت سفر باندھ لیا تھا۔ موسم بہت خوشگوار ہو گیا تھا۔ اکا دکا بوندیں بھی ابھی پڑ رہی تھیں۔ نم ہوا اس کے گھنگرالے بالوں کو اٹکلیاں کرتی گزر رہی تھی۔ شاداں، خالدہ اور تبسم کو ساتھ لیے کوثر کے یہاں گئی۔ میدان صاف تھا۔ ان کے جاتے ہی اسمی نے دیوار پر رشیدہ مراسم کی پوتھیوں تھنی اور کاکی کو اپنے گھر بلا لیا۔ اب وہ ان کے ساتھ مل کر رسی کود رہی تھی۔ نم سوندھی مہکتی ہوئی کچی زمین پر اس کے پاؤں ایک خاص ردھم سے اوپر کو اٹھتے اور گرتے۔ خوشگوار موسم نے جیسے اس کے انگ انگ میں سرشاری سی بھر دی تھی۔ دروازے کی کنڈی گرا کر کب حمید اس کے بالکل سر پر آ کھڑا ہوا۔ اسے کچھ خبر ہی نہ ہوئی۔ کیسی ہو جانے من؟ تیل سے چپڑے بالوں کی سیدھی مانگ نکالے لمبا تڑنگا حمید بچھیں پھیلائے بہت فرصت اور تصویر سے اس کے وجود پر نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ اسمی نے کئی قدم تھامے۔ بیساکھتا ہوا پیچھے ہٹی۔ تار پر لٹکا دوپٹہ کھینچ کر اوڑھا۔ یہ دیکھ تیرے لیے ریوڑیاں لے کر آیا ہوں۔ تجھے پسند ہے نا؟ شاپر اس کی طرف بڑھاتا وہ مسکرایا۔ اسمی نے اس کے ہاتھ سے شاپر جھپٹ کر قدرے فاصلے پر کھڑی ننھی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ لو تم دونوں مل کر کھاؤ اور خوب مزے کرو۔ ننھی اور کاکی شاپر اٹھائے بھاگتے ہوئے ڈیوری پار کر گئے۔ حمید کے جبڑے بھیج گئے۔ دیکھ اسمی، یہ تو میرے ساتھ اچھا نہیں کرتی۔ پیار کرتا ہوں تجھ سے، اس لیے تیرے یہ سارے نخرے شرافت سے برداشت کر جاتا ہوں، ورنہ تیری جگہ کوئی اور ہوتی تو چوٹی سے پکڑ کر پورے صحن میں گھما ڈالتا۔ اوئے چل بڑا آیا پیار کرنے والا۔ میں تیرے منہ پر تھوکنا پسند نہ کروں اور تو تیری تو۔ حمید نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی دبوچی۔ میری کلائی چھوڑ حمید، ورنہ ابھی شور مچا کر سارے محلے کو اکٹھا کر لوں گی۔ اسمی گرائی۔ ہاں ہاں، یہ بھی شوق پورا کر کے دیکھ لے۔ سارا گوڑ جانتا ہے بچپن کی مانگ ہے تو میری۔ 6 مہینے بعد تیرا قانونی اور شرعی شوہر بن جاؤں گا۔ شوہر کا مطلب سمجھتی ہے نا؟ معنی خیزی سے بولتے وہ خباثت سے مسکرایا۔ اسمی کو اب کائی آ گئی۔ اسی وقت گلی میں شاداں کے اونچا اونچا بولنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ حمید نے سر پر ہاتھ مارا۔ اوئے، یہ تیری جلدی واپسی بھی آئے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اتنا بڑا شاپر گنڈیریوں کا خرید کر انہیں دے آیا تھا۔ وہ جی بھر کر بے مزہ ہوا۔ واپسی مڑتے مڑتے اشارہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ تیار رہنا۔ اسمی کے اندر جوار پھاٹا پکنے لگا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر کمرے میں آئی۔ نیم تاریکی میں منہ پر کپڑا ڈال کر سوئی دادی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کون ہے؟ میں ہوں دادی۔ اسمی، تو سو جا بس، تو سوتی رہ۔ اسے رہ رہ کر حمید کی خسارت پر غصہ آ رہا تھا۔ محبت صرف مل جانے کا نام ہوتا تو زیب کو اپنے ارد گرد صرف خوشیاں ہی رقص کرتی دکھائی دیتی۔ میر محمد اس کے جذبات کی شدت سے ناواقف نہیں تھا۔ اس نے کبھی جان بوجھ کر زیب کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ تالمکان اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، زیب کی خدمت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا۔ عجیب سی وحشت تھی جس نے زیب کے اندر اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ ایک بے نام سی خلش اور خالی پن تھا جو کسی طور بھرنے میں نہیں آ رہا تھا۔ شاید آگاہی ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ میر محمد کا رویہ اس کے ساتھ لاکھ اچھا سی، لیکن وہ جان گئی تھی میری اس سے محبت نہیں۔ محبت کے سوالی کے کشکول میں محبت کے سکے نہ ڈالے جائیں تو پھر دنیا کی کوئی نعمت اس کشکول کو بھرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی۔ بی جان نے خاموشی سے سب کچھ دیکھا، نتیجہ اخذ کیا اور مطالبہ کر دیا۔ میں چاہتی ہوں زیب کی ساری جائیداد میر محمد کے نام پر منتقل ہو جائے۔ میر حشمت علی کو ان کا مطالبہ بے وجہ لگا تھا۔ جو کچھ زیب کا ہے وہ میر محمد کا ہی تو ہے۔ بی جان مبہم سا مسکرائی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، جو کچھ میر محمد کا ہے وہ سب کچھ زیب ہی کا تو ہے۔ میر حشمت نے کچھ کہنا چاہا لیکن اچانک زیب نے لب کشائی کی۔ بی جان ٹھیک کہہ رہی ہیں بابا جان، جائیداد میرے نام پر رہے یا میر کے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اور میر الگ الگ تو نہیں۔ میر محمد نے بے ساختہ نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ وہ زیب فاطمہ تھی۔ یہ اسے ہی کہنا تھا۔ بھیڑوں کا باڑ صاف نہیں کیا آج تو نے؟ کمرے سے گھاس کا گٹھڑ
ज़मीन पर रखते अख्तर ने जारहाना तेवर से इसे घूरा तो घड़ों के डिज़ाइन पर उंगली फेर रही थी। अख्तर को एक तरफ बढ़ता देखकर फ़ौरन उठी, ये भी साफ कर देती हूँ। एक अख्तर ही था जिससे वो दबती थी। जब अब्बा जिंदा था वो तो तब भी इसे मामूली बात पर धनक कर रख देता था। खैर दिमाग लड़का है, इसके सामने ज़बान दराज मत हुआ कर। इसे इस वक्त अब्बा से शदीद नफरत महसूस हुई थी। डरता वो अब्बा से भी नहीं था, लेकिन अब्बा के गुजर जाने के बाद और हद चढ़ गया था। एक दिन उसने असमी को कुएं पर पानी भरने के लिए आई लड़कियों के साथ हंसते बातें करते देखा। वहीं से घसीटता हुआ घर ले आया और सहन के बीचों बीच बेरी के मोटे तने के साथ रस्सी से बांध दिया। किसी की जरूरत नहीं थी अख्तर की इजाज़त के बगैर इसके करीब ही फटकता। कहर में लिपटी शाम में ठठराती खनकी उतर आई। असमी को जिंदगी में पहली बार खौफ से रोंगटे खड़े हुए महसूस हुए। अधूरे चांद की नाकाफी रोशनी, मोटे स्याह चोटियों की कतार जो इसके ऊपर से गुजर कर बेरी पर चढ़ रही थी, पास ही गली में आवारा कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें, जिसम में घुसने वाली सर्दी। असमी ने मौत की आहट बहुत करीब से सुनी। दादी की लाख मिन्नतों तरलों के बाद रात के तीसरे पहर जाकर अख्तर ने इसकी रस्सियाँ खोल दी थीं। अगर दोबारा कभी इस आवारा औरतों की तरफ देखा या ठट्ठे लगाए तो सचमुच कुएं में उल्टा लटका दूंगा। इस दिन के बाद असमी अख्तर का हर काम बिला चूं चरा कर फौरन कर देती। अगर तेरा बाप जिंदा होता तो इसकी मजाल नहीं थी तेरे साथ ऐसा डोर डंगरों वाला सलूक करता। इसकी कलाइयों और पिंडलियों पर बड़े रस्सी के सुर्ख निशान देखकर दादी रो पड़ी थी। तो क्या कर लेता अब्बा? डरता था अब्बा अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटे से। दादी नीम गरम तेल की कटोरी में उंगलियां डुबो डुबो कर इसके जख्मों पर मालिश कर रही थी। अब्बा को क्यों इतनी जल्दी थी मरने की? अगर मरना ही तो था दूसरी शादी क्यों की? न मेरी ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे। तेरे पैदा होने के बाद, तेरी जनती माँ के चल बसने के बाद मैंने ही तेरे अब्बा से कहा था दूसरी शादी कर ले, असमी को माँ मिल जाएगी। पर मेरी गलती थी, ना माँ मिली तुझे ना इस घर में कोई अमान। शादा जैसी औरत के इंतखाब का कलक दादी को अंदर ही अंदर खाने लगा था। लेकिन अब उफ अफसोस मिलने के सिवा कोई चारा नहीं था। पानी सर से बहुत ऊंचा हो गया था। गुजरते माहों साल में ज़ेब ने कनात की चादर ओढ़ ली थी। इसने जो है बस यही है को हकीकत समझकर कबूल कर लिया था। लेकिन कुदरत कोई एक और सितम ज़रेफ़ी ने इसे शाकी कर दिया। इसके दामन में कोई फूल नहीं खिल सका। वो मीर मोहम्मद को औलाद का तोहफा नहीं दे पाई थी। मीर मोहम्मद ने कभी ये कमी जताकर इसकी दिल आज़ारी नहीं की थी। वो दिल से इसकी अच्छाइयों की मोतरफ और कदरदान थी। लेकिन बीजान को इस हवेली का वारस चाहिए था। वो उठते बैठते अब बरमला अपनी ख्वाहिश का इजहार करने लगी थी। इनके इसरार पर वो शहर की तमाम बेहतरीन गायनाकोलॉजिस्ट के पास गए। कोई तवीज़ दम दरूद कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन हर दवा बेअसर रही। दुआएं शर्फ कबूलियत की महराज को छुए बगैर वापस पलट आई थी। बीस जान की मायूसी कानूतियत बढ़ती गई। उन्होंने जैसे अपनी हर खुशी को मीर मोहम्मद की औलाद से मशरूत कर लिया था। ज़ेब तुम कुछ दिनों के लिए मामू जान के यहाँ चली जाओ। मीर नहीं चाहता ज़ेब की खामोशी पर बीस जान की ज्यादती हावी हो जाए। क्या मेरे हट जाने से यहाँ का मंजर बदल जाएगा? वो उल्टा इसी से पूछ रही थी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे दिल को कोई चोट पहुंचे। और ज़ेब ने सोचा मेरा दिल ऐसे ही तो तुम पर फिदा नहीं है मीर। आप सब कुछ अल्लाह पर क्यों नहीं छोड़ देती? बीजान की दिन ब दिन गिरती सेहत ने मीर को तशवीश में मुब्तला कर दिया था। तो अपनी खुराक और दवाइयों में बाकायदगी बरतने लगी थी। अल्लाह ने हमें हाथ पर हाथ धरने को बैठने के लिए भी तो नहीं कहा। उन्होंने तरकी बदरकी जवाब दिया। तो फिर क्या करें? अपनी तरफ से तो सारी कोशिशें कर चुके हैं। अब जब अल्लाह को मंजूर होगा, एक और रास्ता भी है। मीर मोहम्मद ने चूम कर इसका चेहरा देखा। रात फिर बादल खूब गरजे बरसे, बिजली कड़की तो जर्द रोशनी वाला बल्ब बुझ गया। असमी ने ताक में रखा दिया जलाया, दादी के पहलू में चारपाई पर आकर लेट गई। दादी गनूदगी में थी। ऐ असमी, खटमल काट रहे हैं तुझे? दादी की नींद में डूबी आवाज़ सुनाई दी। नहीं दादी। तो क्या पेट में मरोड़ उठ रहे हैं? नहीं तो फिर सो क्यों नहीं जाती? करवट पर करवट बदलती जा रही है। ना खुद सोती है ना मुझे सोने देती है। कल से अपनी चारपाई अलग रखना, मैं नहीं सोने दूंगी अपने साथ। दादी की ये कई बार की दी हुई धमकी महज धमकी ही थी। वो अच्छी तरह जानती थी असमी को इसके बगैर नींद नहीं आती। खुशी के मारे नींद नहीं आ रही। दादी सुबह कब होगी? दादी के खुमार से बोझल बारी पपोटे मुँह मुश्किल खोल कर इसको देखा।